कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन लोग सारे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें अपन लोग देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल और फिर रदरफोर्ड का मॉडल, बोर्स मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी सबसे पहली बार, जो दी थी उन्होंने 1805 में। ये एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब इनके पोस्टुलेट्स देखते हैं कि इनने क्या क्या बोला था। तो इन्हें बोला था कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब इनने सबसे स्मॉल पार्टिकल कहा है वो जो एक एटम को कहा है। दूसरी चीज इन्होंने बोली थी कि जो एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट है वो आइडेंटिकल शेप होगा, उनका साइज होगा और मास होगा उनकी, मतलब सारी चीजें सेम होगी एक एलिमेंट के सारे एटम्स की। तीसरा इन्होंने बोला था कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। मतलब अपन लोग एटम को ना तो और डिवाइड कर सकते हैं, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इन्होंने चौथा जो बोला था वो बोला था कि एटम डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो कंबाइन होंगे सिंपल होल रेशियोज में, जो फॉर्म करेंगे केमिकल कंपाउंड को। ये पांचवा पोस्टुलेट है। इन्होंने बोला था इन केमिकल इक्वेशन एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज। मतलब इन्होंने बोला था केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एटम कंबाइन होते हैं, रीअरेंज होते हैं। इन्हें ये सब बताया था। अब लिमिटेशन देखते हैं कि इस मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन होते हैं। दूसरा इनका ड्रॉबैक था वो था इन्होंने ये बोला था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन अपन लोग जानते हैं कि एटम के अंदर भी कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको भी अपन लोग फर्दर डिवाइड आज के समय पर कर सकते हैं। इन्होंने बोला था कि जो एटम रहते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ऑल एटम मतलब सारे एटम एक एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि किसी एक एलिमेंट के जो सारे एटम रहते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं मास में। इन्होंने बोला था कि अपन लोग एटम को बना या मिटा नहीं सकते, लेकिन यूजिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन अपन लोग एटम को बना सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो डाल्टन ने ये सब कुछ इनकी लिमिटेशन थी और डाल्टन की जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी अपने दो रूल पे। एक तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब है मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा था द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब एक जो प्योर कंपाउंड है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में पाया जाएगा, चाहे वो आप कहीं भी उसको फाइंड करो वो सेम प्रोपोर्शन में ही पाया जाएगा। अब लगभग 80 सालों तक तो ये उनकी थ्योरी सबसे बेस्ट मानी जाती थी डाल्टन की। लेकिन उसके बाद आए जे थॉमसन जिनने दिया प्लम पुडिंग मॉडल। तो सबसे पहले जे थॉमसन का पूरा नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन, जो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फिजिक्स में। अब जे थॉमसन ने यहाँ पर पहली बार डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, जो कि डाल्टन मॉडल में मिसिंग थी। उन्होंने कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं की थी। तो जे थॉमसन ने ईयर 1904 में अपना मॉडल दिया। अब पोस्टुलेट देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे इम्ब्लेंडेड है। मतलब जैसे एक वाटरमेलन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे रहते हैं ना, बीज के टाइप के, बीज मतलब इलेक्ट्रॉन। दूसरे पोस्टुलेट में इन्होंने कहा था कि जो एटम है उसका इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं। अब लिमिटेशन देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। तो सबसे पहले ये फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में कि स्टेबल क्यों है एटम। मतलब एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज को ऐसे होल्ड कैसे किए हुए है, इसको एक्सप्लेन करने में ये फ्लॉप हो गए थे। और उस समय में इनके सपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं थे, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रहते हैं वो इनके सपोर्ट में नहीं थे। इसके बाद इनका जो मॉडल है वो हो गया फ्लॉप। अब आते हैं अपने रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने एक गोल्डन फॉयल ली, मतलब गोल्ड की फॉयल ली, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को मारा। तो अल्फा पार्टिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से जब वो न्यूक्लियस से टकराएंगे, न्यूक्लियस भी होता है एटम का पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस से टकराएंगे तो वो रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना पॉजिटिवली चार्ज। तो इसीलिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ
पोस्टुलेट दिए, चलिए उन पोस्टुलेट को देखते हैं। सबसे पहला जो पोस्टुलेट दिया वो दिया इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द एटम का जो स्पेस रहता है वो खाली रहता है, मतलब एटम की कुछ ही जगह भरी रहती है, बाकी एटम पूरा खाली रहता है। दूसरा इन्होंने पोस्टुलेट दिया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो किसी स्पेसिफिक जगह से ही डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, मतलब इन्होंने उसके बेसिस पर ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस टाइप का है और बाकी की जगह सारी खाली है। तो बस इसी बेसिस पे उन्होंने बता दिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, मतलब अब अपन लोग उस चीज को न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, तो वो उसकी वॉल्यूम बहुत छोटी जगह में है कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब पूरे एटम की वॉल्यूम से अपन लोग अगर कंपेयर करें तो वो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। तो बस उसी जगह को इन्होंने नाम दिया कि वो एटम का न्यूक्लियस है। और इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वेरी हाई स्पीड पर, और उन्होंने उस सर्कुलर पाथ को नाम दिया ऑर्बिट। और इन्होंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन देखते हैं, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि इन्होंने ऑर्बिट के बारे में बात की थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कोई, कि इन्होंने जैसे बात की थी ऑर्बिट की कैसी, कि जैसे सन है उसके अराउंड पृथ्वी ऐसी रिवॉल्व करती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम में अपन लोग अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, उस समय पर जो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने कहा था कि अगर जैसे आप खुद सोचिए, अगर एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे वह सर्कल छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का और वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, लेकिन इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों नहीं टकरा रहा है। तो ये उनका एक ड्रॉबैक था। और वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं समझा पा रहे थे कि एटम स्टेबल क्यों है। और इन्होंने कोई भी यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं की थी। इन्होंने बताया ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन कहाँ है, ये सब कुछ नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है। तो ये थ्योरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट टाइप की है। अब जो नेक्स्ट अपनी थ्योरी आती है वो आती है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो साइंटिस्ट नील बोर ने अपनी 1915 में थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने रदरफोर्ड जी का जो मॉडल था उसको और मॉडिफाई किया था। तो इनके पोस्टुलेट देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड एक डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, जिसे बोलते हैं अपन लोग सेल और ऑर्बिट। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात की थी कि ईच ऑर्बिट और सेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, मतलब इन्होंने बोला था कि जो ऑर्बिट है या फिर सेल है उसमें एक फिक्स एनर्जी होती है। अब इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो ऐसे n = 1 2 3 4 ऐसे अपन लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स की फॉर्म में, मतलब n = 1 एक सेल है, फिर दूसरा है n = 2, इनको KLMN सेल भी बोलते हैं। जैसे n = 1 को बोलते हैं K सेल, n = 2 को बोलते हैं L सेल, ऐसा सब इन्होंने बताया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो एटम है वो मूव करेगा, तो वो अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करना चाहता है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, मतलब उसको एनर्जी अपने अंदर खींचनी पड़ेगी ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में जा पाए, और जिसकी वजह से वो हायर एनर्जी की ऑर्बिट्स में जा पाए और सेल्स में जा पाए। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो हायर एनर्जी लेवल से जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल को जाता है तो वह एनर्जी को लूज करता है, मतलब एनर्जी लूज करके वो हायर ऑर्बिट्स एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में जा सकता है। अब इस जो बोर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन क्या थी कि इसमें ये वॉयलेट कर रहा था सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? तो हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो एक मोमेंटम पकड़े हुए है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला था कि एग्जैक्ट लोकेशन बताना पॉसिबल ही नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन की यहाँ होगा। जैसे अपन लोग उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, लेकिन वो तो मूव कर रहा है तो वो बार बार फिर से मूव कर जाएगा, तो अपन लोग उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं सकते। और दूसरा, इसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर दिखाया ही नहीं गया था, मतलब इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल बताया था। अपन लोग अभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी शो कर होता है। ये कुछ लिमिटेशन थी अपने
बोल्स मॉडल ऑफ एटम की। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो अभी नया आया है। इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वह कहाँ है अभी, लेकिन अपन लोग कुछ एरियाज में अपने ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स को बांट सकते हैं। इसकी वजह से अपन लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलने के चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ बताया गया था क्वांटम एटॉमिक मॉडल में। और इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मैं इतना ही पार्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर्स दोनों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचा